अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इस केस में बड़ी ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई। कुछ जजेस इस बेंच में जो शामिल थे वो इससे अलग हो गए, और उसके बाद जब इस केस का फैसला आया तो एक नया तनाज़ा ये खड़ा हुआ कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस जो अतर मिनल्ला थे, उन्होंने इसके ऊपर नोट लिखे थे। और जब ये 5 रुकनी बेंच का फैसला आया तो ये कहा गया कि 2 जजेस के वो नोट और जो जो 2 जजेस जिन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया था उनके नोट मिला के तो ये 4 बनते हैं। तो इस तरह ये 4-3 का फैसला है, 3-2 की अक्सरियत का फैसला नहीं है। इसी सिलसिले में आज उस बेंच के जो जो रुकन थे जस्टिस अतर मिनल्ला, उनकी जानिब से एक तफसीली नोट जारी किया गया है। और इस तफसीली नोट के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे तजादात हैं, कुछ नुकात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये तस्लीम किया गया है कि जो माजी करीब का एक जो अरसा है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 3 मौके पर सियासी मामलात में मदाखलत की गई और सियासी मुकदमात को सुना गया। उनमें से एक का जो वो जिक्र करते हैं वो 3 अप्रैल 2022 का है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अदमे एतमाद की जब उसको डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग के जरिए उसको सेट असाइड किया था और असम्बली तहलील करने की जो समरी थी वो वज़ीर आज़म ने सदर को भिजवाई और सदर ने फौरी तौर पे उसके ऊपर दस्तखत करके कौमी असम्बली को तहलील कर दिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस ने चीफ जस्टिस को ये राय दी कि इसके ऊपर अब खुद नोटिस लेके इस केस की समाअत करनी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बना। उस बेंच ने इस केस की समाअत की और उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग थी उसको कलअदम करार दिया गया, कौमी असम्बली बहाल की गई और सदर की जानिब से जो असम्बली तहलील करने का जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको भी कलअदम करार दिया गया था। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला का जो है वो उनका उनका ये राय है अपने इस तफसीली नोट में कि सुप्रीम कोर्ट को उस केस की समाअत नहीं करनी चाहिए थी, यानी वो अज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। इसी तरह उन्होंने जो अदम एतमाद के बाद इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया गया। एक तरफ अपने जो तफसीली नोट है उसमें वो ये जिक्र करते हैं कि अदालतों को सियासी मुकदमात में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ वो सियासतदानों की जानिब से लिए गए सियासी फैसले जो उनकी सियासी विजन या उनकी सियासी हिकमत अमली के तहत वो लेते हैं, उसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो अपनी राय दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद के बाद जब इमरान खान को वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया तो उनको कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। ये इस्तीफ़ा देने का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या किसी भी सियासी जमात का अंदरूनी मामला है। उन्होंने इस्तीफ़े अपनी हिकमत अमली को सामने रखते हुए दिए, अपने सियासी जमात होने की वजह से अपने बेहतरीन मुस्तकबिल को देखते हुए उन्होंने ये इस्तीफ़े दिए। एक जज को ये जेब नहीं देता कि वो एक सियासी जमात के लीडर की जानिब से लिए गए सियासी मुकदमात के ऊपर अपनी राय दें। ये मामला जब इस्तीफों का जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो उनके सामने भी आया। उस वक्त हमने ये देखा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बार बार तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे वो उनके पास दरख्वास्त लेके गए कि हमारे इस्तीफे हमने स्पीकर को दिए हैं, स्पीकर को हुक्म दें कि वो हमारे इस्तीफे मंजूर करे। जिस पर अतर मिनल्ला साहब पीटीआई के अरकान को अपनी अदालत में बुलाते, उनको ये कहते कि मैं जो है वो आप इस बात का पहले जमानत दें कि आपके जो है वो आप अगर ये इस्तीफे जो हैं ये मंजूर नहीं होते तो उसके बाद फिर आप कौमी असम्बली में वापस जाएंगे। यानी वो तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली से बाकायदा बयान हल्फी उन्होंने मांगा जब वो बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे कि बयान हल्फी दें कि आप जो है वो असम्बली में वापस जाएंगे। आप एक सियासी जमात के अरकान को इस बात पर कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो अपना सियासी फैसला जो है वो उसको वापस लें और वो कौमी असम्बली में वापस जाएं। आपके पास केस आया था कि आप उस केस का फैसला करते कि ये जो इस्तीफे दिए गए हैं क्या ये आइन और कानून के मुताबिक ये इनके ऊपर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या स्पीकर कौमी असम्बली उन इस्तीफों की मंजूरी में किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये चीज़ें उन्होंने देखनी थी, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को देखने की बजाय वो इस तरफ चल पड़े कि वो बार बार मजबूर करते हैं कि आप असम्बली में वापस जाएं, असम्बली में वापस जाएं। एक सियासी जमात के फैसले को एक जज या एक अदालत कैसे इस बात पर उनको मजबूर कर सकती है कि वो अपनी सियासी हिकमत अमली एक तरफ रखें और सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किसी जज की बात मानते हुए वो असम्बली में वापस चले जाएं।
ये उनके जो तफसीली फैसला है उसके अंदर ये मैं समझता हूँ कि ये तजाद है कि एक तरफ वो ये कहते हैं कि अदालतों को सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए और दूसरी तरफ वो सियासतदानों के पीछे जो है वो उनको ये नसीहतें करते रहें, उन पर दबाव डालते रहें कि आप अपने इस्तीफे वापस लें और कौमी असम्बली में जाके जो पार्लिमानी सियासत है वो करें। इसके अलावा अपने जो तफसीली उनका नोट है उसके अंदर उन्होंने 4-3 का जो फैसला, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज खुद नोटिस पर एक फैसला दिया गया था, उस पर फिर ये एक हुकूमती जो वजीर कानून थे और जो अटारनी जनरल थे साबिक शहजाद इलाही, उनकी जानिब से ये नुक्ता उठाया गया कि ये फैसला जो है ये 3-2 की अक्सरियत का नहीं बल्कि 4-3 की अक्सरियत का है। और 4 जजेस ने, जिनमें जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन्होंने ये 4-3 की अक्सरियत से वो दरखास्तें जो दायर की गई थी वो मुस्तरद कर दी थी। लेकिन आज जो तफसीली उनका नोट है उसके अंदर वो जजेस के चाय खाने का जिक्र करते हैं कि चाय खाने के जब वहां पे हम जजेस बैठे हुए थे तो वहां पर ये फैसला हुआ था एक कि ये फैसला 4-3 का होगा, यानी 4 जजेस इन दरखास्तों को मुस्तरद उन्होंने किया है तो ये फैसला 4-3 का होगा। लेकिन जब वो फैसला आया तो पता चला कि वो तो 3-2 का है। तो यहाँ पर एक जो कंट्रोवर्सी थी, ये जो तनाज़ा था वो ये पैदा हुआ कि जो 27 फरवरी का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है उसके ऊपर अगर आप देखें तो उसके ऊपर 9 जजेस के दस्तखत हैं, यानी 9 जजेस जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल थे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे, जस्टिस याहिया अफरीदी भी शामिल थे और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल थे। इन इन 4 जजेस समेत बाकी 5 जजेस ने भी ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया कि आप इसके ऊपर अज खुद जो नया बेंच है वो तश्कील दें। अब एक तरफ जस्टिस अतर मिनल्ला ये कहते हैं कि ये 4-3 का फैसला था, दूसरी तरफ वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिसमें उनके अपने दस्तखत शामिल हैं और वो चीफ जस्टिस को ये कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर नया बेंच तश्कील दें। जब नया बेंच तश्कील हो गया तो फिर वो जो 2 जजेस के जो नोट थे, ये जो इनका जो एक नुक्ता नजर है कि ये 4-3 का फैसला, तो फिर उसकी क्या वक़्त रह गई। यानी एक ही जगह पे एक ही मकाम के ऊपर जो फैसले हुए उसके अंदर इनकी जो है वो राय में या इनका जो बयान है, ये जो इनका नोट है उसके अंदर ये वाज़े तजाद पाया जा रहा है कि एक तरफ वो कहते हैं कि ये 4-3 का फैसला है, दूसरी तरफ वो बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। जब बेंच ही नया बन जाता है तो फिर पिछला बेंच तो खत्म हो गया, तो फिर ये जो 4-3 का जो इन्होंने एक अपने जो तफसीली नोट है उसमें लिखा है कि 4-3 का फैसला है, तो फिर उसकी क्या कानूनी और आईनी हैसियत रह जाती है। इसके अलावा अपने तफसीली नोट के अंदर उन्होंने जो साबिक पुलिस अफसर थे, साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर, उनके केस का फिर ये एक बार तज़किरा किया है कि उनके केस में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़हर नकवी ने मामला अज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया और उसकी बुनियाद पे जो है वो अज खुद नोटिस लिया गया और उस नोटिस की बुनियाद पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का हुक्म दिया गया। यहाँ पर ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो उस पुलिस अफसर के तबादले वाले केस का तज़किरा तो करते हैं, लेकिन 29 मार्च को जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी बेंच ने भी एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दिया था, एक जुडिशियल ऑर्डर पास किया था। वो हाफिज कुरान का केस था। उस हाफिज कुरान के केस के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक 2-1 की अक्सरियत से एक फैसला जारी किया कि उन्होंने जो बेंचेस की तश्कील का मामला था, चीफ जस्टिस के इख्तियारात का मामला था, आर्टिकल 184(3) के तहत जो दायरा इख्तियार बनता है उसका मामला था, उसके ऊपर उन्होंने एक बड़ा तफसीली किस्म का अपना हुक्मनामा जारी कर दिया। अब जस्टिस अतर मिनल्ला अपने इस नोट के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा के उस जो ऑर्डर है उसका तो ये तज़किरा करते हैं और उसकी सताइश भी कर रहे हैं कि उसके अंदर 2 रुकनी बेंच ने जो है वो उसमें 184(3) के तहत कुछ रूल्स जो है वो तय कर दिए, लेकिन वो उसके ऊपर उस तरह तनकीद नहीं कर रहा है जिस तरीके से वो साबिक सीसीपीओ लाहौर के जो तबादले का केस था उसके ऊपर कर रहे हैं कि उसके वो मामला तो उस 2 रुकनी बेंच के सामने था ही नहीं और उन्होंने आज खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भी भिजवा दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलवा लिया। लेकिन जो जस्टिस काजी फायज ईसा का मामला है उसके अंदर वो खामोश हैं, उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोलते कि वो इजाफी नंबरों का केस था, उसके अंदर उन्होंने 184(3) जो आइन का आर्टिकल है उसके पैरामीटर्स भी दोबारा से तय कर दिए, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को भी कर्टेल करने की कोशिश की और अज खुद नोटिस का मामला भी जो है वो उन्होंने खुद ले लिया। तो ये सारी चीजें के उनके जो तफसीली नोट है उसके अंदर ये तजादात जो है वो वाज़े तौर पर मौजूद हैं।
इसके अलावा उनकी जानिब से ये कहा गया कि असम्बली की जो तहलील है उसकी आइनी और कानूनी हैसियत पहले मालूम की जानी चाहिए। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। जब ये केस चल रहा था पंजाब के पी इंतखाबात अज खुद नोटिस केस, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि पहले असम्बली की तहलील का जो मामला है वो देखा जाए कि क्या असम्बली आइनी तौर पर दुरुस्त तहलील हुई है या नहीं हुई। अब क्या अदालत किसी सियासी रहनुमा के दिल का जो हाल है वो जानेगी, उसकी नीयत कैसे जानेगी कि उसने ये असम्बली जो है वो कैसे तहलील की है। आइन का जो आर्टिकल है 132 जिसके अंदर असम्बली की तहलील का जिक्र किया गया है, उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो वजीर आला होगा किसी मुतलका सूबे का, वो किस बुनियाद पर असम्बली तहलील कर सकता है। ऐसे कोई पैरामीटर्स नहीं दिए गए, ऐसे कोई रूल्स उसमें जो तरीकाकार है वो सिर्फ इतना है कि वजीर आला अगर ये समझता है कि ये असम्बली तहलील होनी चाहिए तो वो एक समरी गवर्नर जो होगा उनके सूबे का उसको भिजवाएगा, और गवर्नर अगर उसके ऊपर सर दस्तखत कर देता है तो वो असम्बली तहलील हो जाएगी। अगर वो दस्तखत नहीं करता तो फिर 48 घंटे के बाद वो खुद ब खुद असम्बली तहलील हो जाएगी। ये एक सादा सा एक तरीकाकार दिया गया है। इसके अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये कहां से ये चीजें लेके आ जाते हैं कि ये पहले उसका तयन किया जाए। भाई सियासी रहनुमा है, वो अपनी सियासी हिकमत अमली को देखते हुए, अपनी सियासत को मद्देनजर रखते हुए वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। अगर एक वजीर आला ये समझता है कि हमारी हुकूमत खतरे में है, हमारी हुकूमत गिराई जा सकती है, जैसे पंजाब के अंदर हुआ कि पीटीआई के 25 अरकान सूबाई असम्बली वो जो PMLN थे उनके साथ शामिल हो गए और उनकी हुकूमत गिराई गई, अगर वो उससे पहले असम्बली तहलील कर देता है तो फिर इस बात का तयन कैसे होगा कि ये असम्बली दुरुस्त तरीके से तहलील नहीं हुई। कोई ऐसी हद आइन के अंदर मौजूद नहीं है कि असम्बली सिर्फ इन तरीकाकार के तहत या इन हालात के तहत या इन जो कंडीशंस के तहत ही तहलील की जा सकती है। अगर ये कंडीशंस किसी तरह से वो मीट नहीं होती तो फिर उस पर आप जो है वो असम्बली तहलील नहीं कर सकते। तो ये बड़ी एक अनोखी बात है जस्टिस अतर मिनल्ला की कि वो पार्लिमान की सुप्रीमेसी की बात भी करते हैं, वो सियासत में मदाखलत ना करने की बात भी करते हैं, वो सियासी मुकदमात ना सुनने की भी बात करते हैं, और फिर साथ वो ये भी कहते हैं कि सियासी जमातों की जो हिकमत अमली है वो अदालत तय करेगी, वो अदालत देखेगी कि एक सियासी जमात की हिकमत अमली ये ठीक है या नहीं है, और क्या इन्होंने जो अपना सियासी फैसला किया है ये दुरुस्त है या नहीं है। इसके अलावा अगर हम एक और जो इसमें एक नुक्ता आता है वो था PDM के अदम एतमाद का मामला। अब हम ये एक नुक्ता देख लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार ये नुक्ता उठाया गया था कि अदम एतमाद का जो मामला है, जो उसके पीछे जो एक बुनियादी अंसर था वो था साइफर का। तो उस वक्त ये चीज क्यों ना डिस्कस की गई कि ये जो अदम एतमाद PDM कौमी असम्बली में लेके आई है, इसके पीछे इनके मकासद क्या है, इसका मुहर्रिक क्या है, और क्या जो साजिश और मदाखलत का इल्ज़ाम हुकूमत की जानिब से और उस वक्त के वज़ीर आज़म की जानिब से लगाया जा रहा है ये किस हद तक दुरुस्त है। उस वक्त ये तमाम चीज़ें डिस्कस क्यों ना हुई, उस वक्त ये तमाम चीज़ें क्यों ना परखी गई, उस वक्त PDM को बुला के ये क्यों ना कहा गया कि भाई आप जो ये तहरीक लेके आ रहे हैं अदम एतमाद की, इसके पीछे आपकी नीयत क्या है, आपके मकासद क्या है, ये जो साजिश और मदाखलत का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म साहब लगा रहे हैं ये आप इसकी पहले तो तफ्तीश कराएं ना। पहले तो हम इसकी तफ्तीश करेंगे, आप इसकी सफाइयाँ दें, हम इसकी तफ्तीश और इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर आप इसमें बेगुनाह हुए और आप हक सच पे हुए तो ये अदम एतमाद हो जाएगी, अगर आप ना हुए तो फिर वज़ीर आज़म दुरुस्त हैं, आप एक बैरूनी साजिश और मदाखलत के जो है वो मकामी सहूलतकार हैं और इसकी वजह से ये अदम एतमाद जो है ये मुस्तरद की जाती है। तो ये ऐसा मामला तो उस वक्त तो आपने कुछ ना किया जब आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, तो आप 9 अप्रैल की रात को 9:30-10 बजे आपने अदालत भी खोल ली। उस वक्त आपको क्या ऐसा खदशा हो गया था कि आपने अपनी अदालत खोली और फिर एक मशकूक किस्म की दरखास्त आपके सामने अदालत में आ गई कि चीफ जस्टिस जो आर्मी चीफ हैं उनको मुमकिन तौर पर हटाया जा सकता है, तो वो एक दरखास्त भी आ गई, आप भी पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई। तो ये सारे हालात और वाकयात जो हैं ये उस वक्त आपने क्यों ना परखे जब आप 9 अप्रैल की रात 9 अप्रैल 2022 की रात को आपने अपनी अदालत खोली थी। उस वक्त ये तमाम हालात और वाकयात अगर परख लिए जाते तो शायद आज मुल्क इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर ना होता। ये कुछ ऐसे नुकात थे जो मैं समझता था कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने तफसीली नोट के अंदर जो है वो लिखे हैं, लेकिन वो उन्हीं के जो इकदामात उनको कह लें या उनके जो नोट के अंदर जो बातें की गई हैं वो उन्हीं से तजाद रखते हैं, उन्हीं से जो है वो उलट हैं उनकी राय के। तो ये आपके सामने मैं समझता था कि ये रखूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।